अच्छा, इस पे ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप सब जानते हो भाई को। ठीक है। अ, अच्छा हसन, सब सही है, मैं स्टार्ट कर दूँ? हाँ हाँ, स्टार्ट करो करो सही है। करो। अच्छा, तो सबसे पहले तो भाई ये सारे टॉपिक्स हैं डॉकर के, हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन, ये पूरी जो लिस्ट हैगी ना, इसको हम 3 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। और बिल्कुल आराम आराम से और पेशेंस के साथ। ये नहीं कि आपको एक ही दिन के अंदर हर चीज़ आ जाएगी, टाइम लगता है हर चीज़ को डाइजेस्ट करने में। सही है। तो आज थोड़ी बहुत बेसिक्स देखेंगे कि हाइपरवाइज़र क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन कैसे होती है, फिर एलएक्सी क्या होता है, कंटेनर्स क्या होता है और उनके थोड़े बहुत ऑपरेशंस वगैरह, कि कंटेनर्स कैसे बनते हैं, कंटेनर्स को इमेजेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये सारा पूरा कंटेंट है, बिल्कुल आराम से हम लोग हर चीज़ लेके चलेंगे। सही है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें, लेकिन आराम आराम से। बाकी कमांड्स वगैरह और हैंड्स ऑन पे हर चीज़ पर आ जाएंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरवाइज़र से। क्या हाइपरवाइज़र क्या होता है? हाइपरवाइज़र सिंपल एक टूल होता है जो हमें वर्चुअलाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। हाइपरवाइज़र को अभी आप ऐसे समझ लो कि सिंपल ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्चुअलाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, दो टाइप के हाइपरवाइज़र्स होते हैं, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइज़र, एक होता है टाइप 2 हाइपरवाइज़र। टाइप 1 हाइपरवाइज़र वो हाइपरवाइज़र होता है जो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ अटैच्ड हो। ठीक है। और टाइप 2 हाइपरवाइज़र वो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच होता है। वो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर आ जाती है, वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक है। अच्छा, हाइपरवाइज़र का वैसे एक रोल क्या होता है? हाइपरवाइज़र का रोल ये होता है कि वो आपको वर्चुअलाइजेशन करवा कर देता है। वो कैसे करवा के देता है कि अगर मैं टाइप 2 हाइपरवाइज़र की बात करूँ, हाँ, टाइप 2 हाइपरवाइज़र की अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, तो अगर VMware किसी ने इंस्टॉल करा है ना, तो VMware से हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने, हमारे पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेट्स सपोज मेरे पास विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर मैं वर्चुअल मशीन्स बनाता हूँ अपनी। लेट्स से लिनक्स की एक उबंटू की मैंने बना ली, एक काली लिनक्स की बना ली, तो ये मेरी बहुत सारी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाता हूँ मैं। अब वो वर्चुअल मशीन्स कैसे बनती हैं, वो ये सॉफ्टवेयर बन, ये जो हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर है ना, ये हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर ही वो काम करवा रहा होता है जो हम अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं सारी इस तरीके से। लेकिन एक हाइपरवाइज़र वो होता है जो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ भी अटैच्ड होता है। अब इस हाइपरवाइज़र में और इस हाइपरवाइज़र में फ़र्क क्या है, तो इसको हम आगे देखते हैं अभी। खैर, अभी मुझे बस ये बताना है कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र वो होता है जो हम VMware या वर्चुअल बॉक्स वगैरह के अंदर जो हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं या जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम टाइप 2 हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हैं। और वो टाइप 2 हाइपरवाइज़र इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मतलब जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे अगर मैंने विंडोज़ के ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करा हुआ है या VMware को इंस्टॉल करा हुआ है, तो वो हाइपरवाइज़र जो होता है ना, वो रिसोर्सेज लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो हार्डवेयर से रिसोर्सेज नहीं लेता। जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेता है हार्डवेयर के साथ, और उससे रिसोर्सेज लेकर एप्लीकेशंस को दे रहा होता है, वर्चुअल मशीन्स को। तो खैर, अब इसको आगे चलते हैं। बाकी ये वही चीज़ है। अब इसके अंदर और अच्छे से बताया हुआ है कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेट्स से विंडोज़ है। अब विंडोज़ के ऊपर मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ जो इनडायरेक्टली एक हाइपरवाइज़र ही यूज़ कर रहा होता है, जैसे VMware एक सॉफ्टवेयर है और वर्चुअल बॉक्स, ये दो बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करके और फर्दर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं। अब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। तो वो जो वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उनको मैं कह रहा हूँ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो यहाँ पर है लेफ़्ट साइड पर टाइप 1 हाइपरवाइज़र में, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर डायरेक्ट एक हाइपरवाइज़र हम लगा देते हैं और उसके ऊपर हम बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बना रहे होते हैं। अब ये देखें, टाइप 2 हाइपरवाइज़र के अंदर क्या है कि हमारे पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर हम उसके अंदर एक हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं बड़ा हो जाता है ना ये, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, बल्कि ये कट जाएगी यार स्लाइड। ठीक है। तो हम एक हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर हमारे पास
क्या होता है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाता है, मतलब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम उस हाइपरवाइज़र के थ्रू हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्चुअल मशीन्स बनी है, जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये रिसोर्सेज ले रहे होंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जैसे अगर मेरी हार्डवेयर जो है वो लेट सपोज 16 GB की है, और मैंने अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही 8 GB दी हुई है सिर्फ, लेकिन अगर मेरी 8 GB हार्डवेयर जो है वो फ्री है, मैंने सिर्फ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, होस्ट ओएस को अपने 8 GB दी हुई है। अब मसला क्या होगा कि जितनी भी मेरी वर्चुअल मशीन्स बनेंगी ना, वो सिर्फ 8 GB को ही ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आपने सिर्फ कितनी दी है, 8 GB मेमोरी एलोकेट करवाई है। तो जो रिमेनिंग 8 GB है ना, वो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपका हाइपरवाइज़र, कि आपको जो है ना वो मतलब हार्डवेयर से मेमोरी लाकर रिमेनिंग 8 GB भी एलोकेट करवा कर दे दे और आपको वर्चुअल मशीन्स बना कर दे दे। तो ये पॉसिबल नहीं है। जितनी आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी एलोकेट करेंगे, उतनी मेमोरी को ही यूज़ करके हम अपनी वर्चुअलाइजेशन करते हैं यहाँ पर टाइप 2 हाइपरवाइज़र में, और इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। खैर, टाइप 1 हाइपरवाइज़र के अंदर क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज एलोकेट करवा रहे होते हैं वो सेम हार्डवेयर से करवा रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी कि कैन ओनली एलोकेट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज फॉर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई हाइपरवाइज़र टाइप 1 और टाइप 2 समझने में? अच्छा, टाइप टाइप 1 और टाइप 2 की एग्जांपल्स, टाइप 1 की एग्जांपल होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट का है हाइपरवाइज़र, हाइपर वी के नाम से, वी एम वेयर ई एस आई एक्स आई, और एक और है जैन हाइपरवाइज़र, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, अब टाइप टाइप 1 हाइपरवाइज़र हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? टाइप 1 हाइपरवाइज़र बेसिकली यूज़ होता है क्लाउड के ऊपर, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, हम लोगों का काम ही नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी हार्डवेयर या बहुत सारा स्टोरेज या बहुत सारे सर्वर्स पड़े हुए होते हैं ना, हम लोग टाइप 1 हाइपरवाइज़र वहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्लाउड के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो वो रिक्वेस्ट जाती है पहले ऑर्केस्ट्रेटर के पास। ऑर्केस्ट्रेटर अभी मैं क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। तो रिसोर्सेज वगैरह आती हैं, वो हाइपरवाइज़र क्या हो रहा होता है, डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है और वर्चुअलाइजेशन कर रहा होता है क्लाउड के ऊपर। यहाँ पर इस तरीके से सर्वर्स होते हैं बहुत सारे। अब एज़्योर कैसे काम करता है या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर कैसे काम करता है, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा बहुत ड्राई सा इंट्रोडक्शन है, तो लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो खैर, ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है? अच्छा, हम लोग एज़्योर पोर्टल से क्या करते हैं कि कोई भी रिसोर्स एलोकेशन करवाते हैं। अब वो रिसोर्स एलोकेशन एक एपीआई के थ्रू एक ऑर्केस्ट्रेटर के पास जाती है। अब ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है, ये सब मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग ये पढ़ लो। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही होती है ना एश्योर पोर्टल से, तो ये सारी हैंडल कर रहा होता है। और रिक्वेस्ट को फिर ये बेसिकली काम ये कर रहा होता है कि जो भी बेस्ट रैक होता है ना, जैसे क्लाउड के ऊपर बहुत सारे रैक्स पड़े होते हैं इस तरीके से, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल रैक होता है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो उसको उस रैक के पास भेज देता है बेसिकली। तो ऑर्केस्ट्रेटर का ये काम होता है, मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब क्लाउड के ऊपर मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी है। अब वो रिक्वेस्ट देखें इस तरीके से जाती है, ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पर भेजता है और फैब्रिक कंट्रोलर फिर उसको यूज़ करता है। और फैब्रिक कंट्रोलर के बाद जो हाइपरवाइज़र होता है ना, हाइपरवाइज़र एक प्रोग्राम होता है जो हमारा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो हाइपरवाइज़र के थ्रू हम क्लाउड के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लाउड के ऊपर जो हाइपरवाइज़र यूज़ होता है ना, वो टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है। क्लाउड के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी जितना भी हार्डवेयर पड़ा हुआ है, ये जितने भी सारे रैक्स हैं, क्या इनके ऊपर कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करा है? नहीं करा हमने। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अगर हमने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया ना, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। मतलब मैंने एक बार अगर फ़र्ज़ करें कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया, फ़र्ज़ करें आप। लेकिन फ़र्ज़ करें बाद में अगर मैंने चाहा कि मैं अपनी स्टोरेज को बढ़ाऊँ या मैं अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाऊँ, तो मैं अगेन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट नहीं करवा सकता। तो मतलब ये होगा कि जब भी मैंने अगर मैंने होस्ट कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर लेकर आ जाता हूँ मैं क्लाउड के ऊपर, इस तरीके से इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं एक ओएस की लेयर लेकर आ जाऊँ और फिर मैं वर्चुअलाइजेशन करूँ, जैसे हम टाइप 2 हाइपरवाइजर में करते हैं, तो इश्यू ये होगा कि
जितनी भी रिसोर्स एलोकेशन होगी वो उस हिसाब से होगी जितनी उस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। अगर मैंने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर इतना दिया है, लेट सपोज फर्स्ट पिक्चर में जितने भी सर्वर्स हैं अगर मैंने इतनी एलोकेशन करवाई हुई है, तो जितनी भी क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज आ रही होंगी वो सिर्फ इसी को ऑक्यूपाई कर सकता है और किसी को भी नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट करें आप फ्यूचर के अंदर मेरे पास और ये सारे सर्वर्स भी आ गए जो रिमेनिंग 4 इमेजेस में है, तो इशू ये होगा कि आप इनको एलोकेट नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जितनी रिसोर्सेज थी आप सिर्फ उनके ही थ्रू एलोकेशन करवाते हो। तो टाइप 1 को इसलिए हम लोग जो हैं वो कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाउड के ऊपर। और इसको हम एक और नाम से कॉल आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हाइपरवाइजर समझने में कि हाइपरवाइजर क्या होता है और क्या करता है, इसकी ड्यूटी क्या होती है? किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो ना किसी को तो डायरेक्टली ना यहाँ पर चैट के अंदर डायरेक्टली लिख दें, तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर दूंगा या आसान रिस्पॉन्स कर देगा। एंड क्वेश्चन अगर है तो बता दें, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, अब वर्चुअलाइजेशन जो है ना ये बहुत बड़ी एक टर्म है। मैं मतलब आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल सकती हैं इसकी इसकी कोई मैं एक डेफिनेशन नहीं बता सकता। आपको कोई लोग बोल रहे होंगे कि वर्चुअलाइजेशन ये होती है कि रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में। ठीक है, कुछ लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट कर देती है। कुछ लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को और मोर स्केलेबल बना देता है। अब वर्चुअलाइजेशन को ठीक से समझते हैं। ठीक है, ये तो खैर डेफिनेशन ही, इनके ऊपर मैं फोकस नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब वर्चुअलाइजेशन जो होती है ना वो किसी भी टाइप की हो सकती है। आप क्लाउड के ऊपर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हो। मतलब वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई हकीकी मायनों में कोई चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो होती है और हम उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्वर्स की वर्चुअलाइजेशन होती है। अब सर्वर मेरे पास तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक वर्चुअलाइजेशन की एक डेफिनेशन होती है। तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल सकती हैं। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, अब मैं अपना फिजिकल नेटवर्क नहीं बना रहा लेकिन मेरा क्लाउड के ऊपर नेटवर्क ज़रूर होगा, मैं एक वर्चुअल नेटवर्क बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये भी डेस्कटॉप की वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज मेरे पास फिजिकली नहीं है, एप्लीकेशन, तो ये सारी टाइप्स हैं वर्चुअलाइजेशन की। अच्छा, अब वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं? वर्चुअल मशीन्स बेसिकली यही कि आपके पास एक फ़िज़िकल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आप एक मशीन को यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन्स की भी ना दो टाइप होती हैं। वर्चुअल मशीन की एक एक टाइप होती है प्रोसेस वर्चुअल मशीन, एक होती है सिस्टम वर्चुअल मशीन। प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होती है? बेसिकली वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है एक मास्किंग के थ्रू। मतलब आपको अगर मैं बताऊं जावा वर्चुअल मशीन या सी एल आर डॉट नेट का अगर किसी को आइडिया हो तो वो लोग यही कर रहे होते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हकीकत में तो आपके पास फ़र्ज़ कर लो आप विंडोज़ के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो लेकिन वो एप्लीकेशन डेवलप हुई हुई थी लिनक्स के ऊपर या कहीं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो आपको वो एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है, वो प्रोसेस वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देती हैं कि आप बेसिकली कह लो कि मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है एक तरीके से। और आपको मतलब किसी मतलब एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है उसी के ऊपर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को रन करो। तो यार एक तो इसमें पिक्चर शो नहीं हो रही, खैर। तो ये JVM को हम JVM कहते क्यों हैं? मतलब वर्चुअल मशीन क्यों कहते हैं हम? वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि भाई वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है और उसका खुद का एक रजिस्टर होता है, उसका खुद का एक स्टैक होता है जिसके थ्रू और अपना अपना एक बाइट कोड बना रहा होता है वो। तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगे वो अपना स्टैक बनाएगा, रजिस्टर्स बनाता है, वो अपना खुद का बाइट कोड बनाता है और उस बाइट कोड को रन करवाता है। तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है बेसिकली कि आप उस एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो बड़े आसानी से। तो उस इसको हम इसलिए जावा वर्चुअल मशीन को हम वर्चुअल मशीन इसलिए कहते हैं। ठीक है, अच्छा खैर ये वही चीज़ है
कि अगर मैं, खैर मैं इसकी इन डिटेल नहीं जा रहा, ये आज का टॉपिक भी नहीं है, लेकिन ये एक पिक्चर है, अगर किसी को अंडरस्टैंड करना हो तो समझ ले वो। बेसिकली हो ये रहा होता है कि जस्ट फॉर द इंसाइट, कि किसी अगर किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो ये रहा होता है कि जितनी भी आपके पास ये क्या नाम है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं, ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ये एक इंटरमीडियरी को क्या नाम है इंट्रोड्यूस करा रही होती हैं, जो कि आपके पास उस वर्चुअल मशीन पे या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा होता है। जैसे डॉट क्लास जो है वो जावा का एक इंटरमीडियरी है, यानी आपके पास क्या नाम है सी प्लस प्लस की अगर हम एग्जाम्पल लें तो सी प्लस प्लस का जब आपके पास जो प्रोग्राम होता है वो बिल्ड होता है तो कन्वर्ट किस में होता है, वो कन्वर्ट होता है आपके पास एक बाइनरी के अंदर। अब वो बाइनरी क्योंकि आपके पास डिपेंडेंट है या आपके क्या नाम है डिपेंडेंट अपॉन मशीन होता है, इसलिए उसको रीबिल्ड करना पड़ता है डिपेंडिंग क्या नाम है। अगर मैं क्या नाम है विंडोज पे उसको क्या नाम है उसका वो बाइनरी क्रिएट करता हूँ, तो विंडोज जिस बाइनरी को क्या नाम है अंडरस्टैंड करता है वो लिनक्स वाली नहीं होती। तो इसीलिए क्या नाम है जावा ने सबसे पहले ये चीज को इंट्रोड्यूस कराया था कि उन्होंने इंटरमीडियरी एक क्या नाम है अब हर प्रोग्राम एक इंटरमीडिएट चीज में कन्वर्ट होता है। अब उन्होंने क्या करा था, डॉट क्लासेस को इंटरप्रेट कराया था। अब जेवीएम वो लिनक्स पे चल रहा हो, वो मैक पे चल रहा हो, वो लिनक्स विंडोज पे चल रहा हो, उसको सिर्फ डॉट क्लास चाहिए। अब डॉट क्लास विंडोज पे भी क्रिएट हो रहा है, लिनक्स पे भी क्रिएट हो रहा है और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन एज लॉन्ग एज JVM इज गेटिंग अ डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल इट कैन इंटरप्रेट इट विदाउट रिक्रिएटिंग इट ऑन एनी एनवायरनमेंट। वेयर एज इफ इट इज क्या नाम है इफ इट इज अ बाइनरी, तो बाइनरी ऑब्वियसली मशीन कोड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर x86 पे बना है, किसी और आर्किटेक्चर पे बना है, लिनक्स पे बना है, मैक पे बना है, विंडोज पे बना है, जिस पे डिपेंडेंट होता है, तो ये इंडिपेंडेंस क्रिएट क्या नाम है एग्जिस्ट कराने के लिए ये वर्चुअल मशीन ये क्या नाम है कॉन्सेप्ट यूज कर रही होती है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, किसी को अगर समझ ना आ रहा हो या वो अजीब लूप होल्स में घूम रहा हो कि असल में हो ये रहा होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, एक लेयर की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका प्रोग्राम, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके ऊपर डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन रन हो जाती है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोग वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। वही हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल बॉक्स वगैरह। अच्छा, इसके अंदर ना हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक CPU दे रहे होते हैं, रैम वैम दे रहे होते हैं, ये सब बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, मैं इतना इन डिटेल नहीं जा रहा। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर लेट सपोज़, सॉरी नुकसान बोल रहा हूँ, फ़ायदा ही है। तो इफ़ समथिंग ब्रेक इनसाइड VM इट डज़ नॉट, अच्छा मतलब अब जब मैंने वर्चुअलाइजेशन करी हुई है, ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास होस्ट OS के ऊपर 2-3 VM मैंने बनाई है। अब उन VM के अंदर कुछ भी होता है तो वो मेरे होस्ट OS को कोई नुकसान पहुंचा रही है? नहीं पहुंचा रही। तो आप जो भी टेस्टिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो आप टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो आप लेट्स से अगर कोई वायरस वगैरह आ जाता है या कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है तो आपका होस्ट OS जो है ना वो हमेशा सेफ़ रहेगा। इसका एक फ़ायदा ये मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ ये कि अगर मैं विदाउट वर्चुअलाइजेशन बात करूँ और वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से बात करूँ तो एक दो चीज़ें हैं जो अब डॉकर के हिसाब से आपको समझनी पड़ेंगी। एक ये कि अगर मैं विदाउट वर्चुअलाइजेशन, अगर मैं वर्चुअलाइजेशन करूँ ही ना और डायरेक्ट एक हार्डवेयर हो मेरे पास और उसके ऊपर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूँ और उसके ऊपर मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूँ, जैसे PostgreSQL है यहाँ पे, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि ये बहुत टाइटली कपल्ड है और वन पॉइंट फेलियर है यहाँ पर। वन पॉइंट का फेलियर मतलब कि अगर मेरा मतलब लेट्स से अगर मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ हो जाता है तो मतलब मेरा हर चीज़ ही मेरी मतलब समझे आप कि उड़ जाएगी और मैं इसको रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं वर्चुअलाइजेशन की बात करूँ तो अब लिनक्स के अंदर क्या होता है कि हर चीज़ लिनक्स जो है ना वो हर चीज़ को एज अ फाइल कंसीडर करता है। अब जैसे अगर कोई मेरी डिवाइस है, मैं अगर इवन माउस भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर अपने हेडफोन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो लिनक्स के अंदर डेव की डायरेक्टरी होती है एक, वहाँ पर आप, मैं दिखा देता हूँ यार, तो वहाँ पर सारी फाइल्स मौजूद होती हैं आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं।
डेव की डायरेक्टरी ये रही, सही है। तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं ना, ये सारे आपकी डिवाइसेस से रिलेटेड है। और अगर मैं एक और बात करूँ तो लैब लिब की एक वो है। अब यहाँ पर लिब वगैरह के अंदर ना, अब लेट्स से बहुत सारी लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं। हर चीज़ को लिनक्स जो होता है ना, वो एज अ फाइल कंसीडर करता है, चाहे वो मेरी डिवाइसेस हों, ड्राइवर्स हों, कुछ भी हो, सही है। तो अम, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ मेरे ख्याल से, खैर इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सिंस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बन रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इमेजेस बना लेते हैं। अब इमेजेस क्या होती हैं कि मतलब पूरा एक ट्रैक बन रहा होता है बेसिकली। अब ट्रैक कैसे बन रहा होता है कि अब हर चीज़ एक एज अ फाइल कंसीडर होती है ना। जैसे इवन आपकी आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आपके पास कितनी स्टोरेज है, इस पूरे फाइल सिस्टम को एज अ फाइल रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अब इस फाइल को मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरी एक इमेज है। मतलब एक इमेज एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब फ़र्ज़ करो आपको अगर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो, मतलब इसका एक रेप्लिका बनाना हो, तो आप क्या करोगे, इस फाइल को देखोगे, इस फाइल को देख देख के सेम टू सेम वैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 4 GB का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ें हों, ये सॉफ्टवेयर्स हों, तो आप क्या कर सकते हो कि उन स्टेप्स को फॉलो करके एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो अपनी खुद की, उन स्टेप्स को फॉलो करके। लेकिन हमारे पास ये स्टेप्स आएंगे कहाँ से? तो हम उन स्टेप्स को और उस स्टेट को, बेसिकली मैं उसको स्टेट कहूँगा, कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेट जो होती है ना, वो इस फाइल के अंदर सेव्ड हुई हुई होती है। इस फाइल को हम कहते हैं इमेज, ठीक है। अब आप इस इमेज फाइल से क्या कर सकते हो कि कोई भी जब मर्ज़ी आप मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये फ़ाइल दो, उसके हाइपरवाइज़र को, उसका हाइपरवाइज़र क्या करेगा कि उसके ऊपर सेम वही स्टेट रेप्लिकेट कर देगा। मतलब ये कि अगर लेट्स सपोज़ मैं वाइट बोर्ड से दिखाऊं, बल्कि छोड़ो यार, लेट्स सपोज़ अगर मैंने डेस्कटॉप पे मैं गया अपनी, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना दी test.txt के नाम से, सही है। अब लेट सपोज़ मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बना रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लो मैंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बना ली। अब ये टेस्ट फाइल पड़ी हुई है ना, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर लेट सपोज़ हेलो वर्ल्ड या कुछ भी लिख दिया। अब ये मेरी एक स्टेट सेव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इस अ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी इमेज बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैं हस्सान को दे सकता हूँ। अब हस्सान चाह रहा है कि सेम टू सेम मेरे जैसा एनवायरनमेंट उसको मिल जाए, मतलब जैसा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जैसे वी एस कोड मेरे पास इंस्टॉल्ड है, टीम व्यूवर है, क्रोम है, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब भी, और जितना भी मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है ये सब भी। तो ये एक स्टेट मेंटेन हो रही है मेरी उस फाइल के अंदर। तो उस फाइल को हम क्या कहते हैं, इमेज, जो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेट मेंटेन कर रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। ये सब काम कैसे हो रहा होता है, क्योंकि हम लिनक्स जो होता है ना, वो हर हर चीज़ को एज अ फाइल कंसीडर कर रहा होता है। तो उसके पास ये इस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा होता है। तो अब अगर मुझे किसी दूसरे बंदे को देना है, तो मैं ये इमेज फाइल दे दूंगा उसको। अब वो बंदा उस इमेज को देखकर मेरी इस स्टेट को अपने ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकता है। तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम स्टेट मिल जाएगी। और वो उसके पास भी ये टेस्ट फाइल आ रही होगी, उसके पास भी ये सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इमेज का मकसद ये होता है कि इमेज हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इमेज हम प्रोवाइड करते हैं एक हाइपरवाइज़र को। यार कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अब देखो आप, ये हमने हमने क्या करा, हमारे पास एक वर्चुअल वर्चुअल मशीन थी, ठीक है। उसके अंदर हमने लिनक्स डाली हुई, उसके अंदर हमने जेंकिन्स डाला हुआ है और या बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं। फिर हमने क्या करा कि उसकी एक इमेज बना ली, VMI, ठीक है। अब उस इमेज से हमने क्या करा, स्नैपशॉट ले ली। स्नैपशॉट का मतलब कि मैंने एक लेट सपोज ये मेरा वर्जन 1 है या मेरा फिर वर्जन 2 है, मैं स्नैपशॉट लेते जाता हूँ। मतलब एक तरीके से आप कह लो इसको कि मैंने कमिट कर दिया कि ये मेरी एक स्टेट है, मैं इसको, ये मेरा वर्जन 1 है मेरी स्टेट का। फिर मैंने एक और स्नैपशॉट लिया, वो मैंने कह दिया कि ये मेरा वर्जन 2 है, इसके अंदर और ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स या और ज़्यादा चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, तो ये मेरा वर्जन 2 है। स्नैपशॉट मैंने एक और ले लिया। अब मैं इस तरीके से n स्नैपशॉट्स ले सकता हूँ उस फाइल के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज अगर मेरी वर्चुअल मशीन या ये सब चीज़ें उड़ जाती हैं, तो मैं क्या करूँगा कि
अगर जो भी मुझे जिस जिस टाइम के ऊपर मैंने स्नैपशॉट लिए थे, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो वाली स्टेट मिले जो मेरा स्नैपशॉट, जब मैंने स्नैपशॉट पहला वाला लिया था टाइम ज़ीरो के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा कि यही स्नैपशॉट अपने हाइपरवाइज़र को दूंगा, और हाइपरवाइज़र क्या करेगा कि सेम वही स्टेट मुझे जो टाइम ज़ीरो के ऊपर जब मैंने स्नैपशॉट लिया था ना, तो वो मुझे दोबारा ला कर दे देगा। बात समझ आई किसी को कुछ, या कोई अगर प्रॉब्लम? किसी ने फॉर एग्जांपल कभी गिटहब यूज करा है तो उसको ये चीज का आइडिया इस तरह होगा कि आप जब एक कमिट बनाते हो और उस कमिट को कमिट कर देते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है। तो आप एक कमिट करते हो, दूसरी कमिट करते हो, तीसरी कमिट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक कमिट करी, कुछ ब्रेक हो गया और आप प्रीवियस स्टेट पे जाना चाह रहे हो, तो आप उस कमिट का हैश दे देते हो और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट का स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कमिट पे वापस अपने आप को रीसेट करवा रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि एवरी स्नैपशॉट इज बेसिकली अ कमिट, एंड whenever you want your क्या नाम है करंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट टू चेंज, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्नैपशॉट लेके उसको बेस ओएस की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसका मैं एक थोड़ा सा एक्सकर्सिव एग्जांपल इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ताशिक का सेटअप बहुत अच्छा लगता है उबंटू का, और ताशिक उसको बड़ी मेहनत करता है, उसको एक दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है उसको सेटअप कराने में, बड़े दिखने में खूबसूरत सा लगता है। मुझे उसकी वॉलपेपर भी पसंद है। अब ताशिक को मैं बोलता हूँ, ताशिक यार तुमने ये वॉलपेपर कहाँ से लिया, वो मुझे अनस्प्लैश का लिंक दे रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करी, वो मुझे कोई बोल रहा है ये 5,000 कमांड रन करो। मैंने बोला यार ये क्या मजाक है। तो काशिक क्या करे, अपने उबंटू का एक स्नैपशॉट बनाए और उसको कहीं पे भी अपलोड कर दे, बोल रहे यार हसान यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब जब मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब जैसे मैं क्या नाम है अपनी वो नॉर्मल क्या नाम है उबंटू इमेज यूज कर रहा होता हूँ, वो भी उसी तरह की एक उबंटू इमेज ही होगी, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज हो, विंडोज की इमेज हो, किसी भी तरह की इमेज हो। मैं उसको क्या नाम है अपनी यूएसबी में बर्न करूंगा, और जब मैं उसको इंस्टॉल करूंगा तो इट विल बी लाइक, और मेरे पास रेप्लिकेटेड एनवायरनमेंट ताशिक की तरह आ जाएगा। तो बेसिकली दिस वेयर डज दिस हेल्प, दिस हेल्प्स व्हेन यू आर ये क्या नाम है इंस्टॉलिंग एंड क्या नाम है हैविंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑन योर मशीन, और आपको मैन्युअली उनको इंस्टॉल करना पड़ता है एवरी सिंगल टाइम। तो आप क्या करते हो, आप स्नैपशॉट्स बना के रख लेते हो अपने पास विद क्या नाम है बेसिकली मीनिंगफुल स्टेट के क्या स्नैपशॉट 1 में क्या है मैंने माईसीक्वल डाल डाला था, स्नैपशॉट 2 में क्या है मैंने मिसाल के तौर पे मोंगोडीबी डाला था, तीसरे स्नैपशॉट में मैंने क्या करा था कोई बड़ी सी एप्लीकेशन डाली थी। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास स्टेट मेंटेन होगी, और डिपेंडिंग क्या नाम है फॉर एग्जांपल अगर एक स्नैपशॉट में कोई मसला आता भी है तो मैं ऑटोमेटिकली किसी और स्नैपशॉट पे जा सकता हूँ और अपना करंट स्टेट चेंज कर सकता हूँ। तो दिस इज वेयर दिस हेल्प्स बेसिकली। ठीक है। बहुत अच्छे से, हाँ, गिट गिट की जो कमिट वाली बात है ना, उसको आप, इस चीज़ को आप उसी तरीके से समझो जैसे गिट में कमिट होता है। अच्छा, अब मैंने क्या करा कि लेट्स सपोज अब मेरी ये वीएम की इमेज जो मेरी मतलब जो भी एग्जिस्टिंग थी, वो फ़र्ज़ करो आपके उसमें कोई मसला वसला आ जाता है और मेरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है, या कुछ भी कोई फेलियर फेलियर आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने स्नैपशॉट लिया था ना, वो स्नैपशॉट में फ़ीड करूँगा अपने हाइपरवाइज़र को। अब हाइपरवाइज़र का ये काम होगा कि वो स्नैपशॉट देखेगा, इमेज देखेगा, और इमेज को देख के वो सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उस इमेज फ़ाइल के अंदर कि ताशिक ने जो है या हसान ने जो है वो अपने ओएस के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करी हुई थी, ये फाइल्स थी, ये चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें देखेगा हाइपरवाइज़र, और उस हिसाब से इसके पीछे जो हार्डवेयर होगा, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उससे रिसोर्सेज एलोकेट करवा देगा। और वो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स या जितनी भी फाइल फोल्डर जो जो चीज़ें उस ऑपरेटिंग सिस्टम में थी उस स्नैपशॉट के दौरान या उस टाइम के दौरान, तो वो क्या होंगी, वो अगेन जो है वो आप गेन कर लोगे। तो आपका यहाँ पे कोई अगर फेलियर भी आ जाता है तो आप रिकवरी कर सकते हो आराम से। तो आप कितने जितने भी स्नैपशॉट लोगे, आप किसी भी पॉइंट पे जो जो स्नैपशॉट लिए जा रहे हो, तो वो आप फ्यूचर के अंदर अगेन उस स्टेट के ऊपर समझ लो रोल बैक कर सकते हो। ठीक है। तो हाइपरवाइज़र का काम, मकसद ये होता है कि वो इमेजेस को देखकर आपको एक अगेन वही इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक जॉब जो होती है हाइपरवाइज़र की, वो ये भी होती है। तो मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई अंडरस्टैंडिंग में, कोई क्वेश्चन किसी को? नो। नहीं है ताशिक, मैं चैट देख रहा हूँ, मैं बता दूंगा। सही है। ठीक है।
अच्छा यार, ये तो ये खैर हमारे पास 3 टाइप की कंप्यूटिंग ऑप्शंस होते हैं क्लाउड पे। ठीक है, एक तो हम वर्चुअल मशीन्स बना रहे होते हैं, हम कंटेनर्स बना रहे होते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी करते हैं। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि भाई सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा एक सेकंड अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बस क्लाउड पे मोस्टली हम कंप्यूटिंग जितनी भी कर रहे होते हैं वो हम 3 चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं, वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स और सर्वरलेस। अब सर्वरलेस का अगर मैं सर्वरलेस के बारे में मैं ये बता रहा था कि सर्वरलेस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करते सर्वरलेस कंप्यूटिंग में। सर्वरलेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें सर्वर्स की टेंशन नहीं लेनी होती। वो सब काम जो हो रहा होगा बैकएंड के ऊपर आपके सर्वर्स का, वो सारा एक क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होगा कि आपके कितने सर्वर्स आने चाहिए, कितना, कब मुझे स्केल अप करना है, कब मुझे स्केल डाउन करना है, ये सब चीज़ें कौन कर रहा होगा? आपका एक क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा होगा, लाइक AWS या एज्योर या कोई भी XYZ। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि हमें अपने एप्लीकेशन का कोड देना होता है सिंपल, और कुछ नहीं करना होता। बाकी जो है कि मैंने इसका एक स्नैपशॉट लेकर मैंने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। मेरी बात समझ आई? इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, हसान भी यूज़ कर सकता है, हसान को भी सेम है यही इन्वायरमेंट मिल सकता है मेरा वाला। उसके अंदर भी एक टेस्ट फाइल होगी, उसके अंदर भी ये सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होंगे। अगर हसान मेरी इमेज यूज़ करे और अपने हाइपरवाइज़र को दे और वर्चुअलाइजेशन करे। समझ आई मेरी बात? अब अगर मेरी इस स्टेट के ऊपर, करंट स्टेट के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं या कोई भी इशू आ जाता है, या जिसकी वजह से मैं मतलब समझ लो कि बिल्कुल यूज़लेस बन जाता है मेरा ऑपरेटिंग OS। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अब इसका तो वैसे भी कोई काम नहीं है ना? तो मैं अब वही पुराना जो मेरा स्नैपशॉट था, जो मैंने इंटरनेट पे सबको दिया हुआ था, मैं उसी स्नैपशॉट को यूज़ करूँगा, उसी इमेज को यूज़ करूँगा और अपने हाइपरवाइज़र को अगेन फ़ीड करूँगा। अब वो मुझे क्या करेगा कि वो मुझे रोल बैक करवा देगा उस स्टेट के ऊपर, जो जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही था। ठीक है, तो अब देखो ना यहाँ पर काम यही तो हो रहा था कि लेट सपोज़ कि भाई मेरी इमेज ख़राब हो गई अभी, या करंट स्टेट मेरी ख़राब हो जाती, तो हम क्या कर रहे थे कि स्नैपशॉट जो है ना वो हम अगेन हाइपरवाइज़र को फ़ीड कर रहे थे। अब हाइपरवाइज़र के पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हार्डवेयर मौजूद है उसके पास। वो क्या करेगा कि अगेन उस स्टेट को, जिस भी स्टेट का, अब हो सकता है ना कि मेरे पास बहुत सारे स्नैपशॉट हों, मैंने मिनट मिनट में मैं हो सकता है कि स्नैपशॉट लेता रहता हूँ। सही है, तो ये हो सकता है। अब मैं जो स्नैपशॉट इसको फीड करूँगा, हाइपरवाइज़र क्या करेगा कि मुझे उसी इमेज का डेटा देखकर, क्योंकि अब उस इमेज के अंदर ना पूरी स्टेट होगी मेरे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के उस टाइम पीरियड के अंदर, कि टाइम 0 के ऊपर जो स्टेट थी वो मुझे ला कर दे देगा, टाइम 1 के ऊपर जो होगी वो मुझे ला कर दे सकता है। तो जिस टाइम के ऊपर मैंने स्नैपशॉट लिया होगा वो मुझे ला कर दे देगा। ठीक है, बाकी सर्वरलेस वाली और we're going to container क्या नाम है, इनके comparisons जो करने वाला है काशिक, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बात याद रखिएगा कि वर्चुअल मशीन की जो इमेजेस होती हैं या आप स्नैपशॉट्स की बात करते हो, उनका एक जो सबसे बड़ा डाउन साइड है ना, वो डाउन साइड ये होता है कि क्या नाम है, आप लोगों को पता होगा कि आपकी उबंटू की एक इमेज जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 GB की होती है, बट जब वो इंस्टॉल होकर फारिग होता है तो वो तकरीबन अच्छा खासा एक स्पेस ले लेता है। ठीक है, अब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की अपनी स्टेट होती है जो वो मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद उसके ऊपर आप और चीज़ें भी इंस्टॉल करते हो और आप पूरी के पूरे में एक तरह से आप अपना इंस्टॉल्ड ओएस का एक रेप्लिकेशन कर रहे होते हो। इसको मैनेज करना ना अजाब है। अगर किसी को, अगर काफी लोगों को बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पर मेरा लैपटॉप का सेटअप है और सॉफ्टवेयर साइड से बात कर रहा हूँ मैं, उसका मैं एक रेप्लिका बनाऊँ ना तो बहुत हैवी ड्यूटी इमेज होगी। तो वर्चुअल मशीन इमेजेस जो होती हैं उनका सबसे बड़ा डाउनसाइड ये कि वो हैवी 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 ऑन रिसोर्सेज होती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे क्लाउड के ऊपर इस इमेज को अपलोड कर भी रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, या इंटरनेट पे अपलोड कर भी रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा अभी अगर मैं अपने उबंटू सेटअप की बात करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली वो मुझसे ले रहा होगा अराउंड 40 GB का ले रहा होगा। अब मैं क्या 40 GB का इमेज स्नैपशॉट अपलोड करूंगा, और अगर अपलोड करूंगा भी तो उसको डाउनलोड करने में कितनी देर लगी, और मिसाल के तौर पे फेल हो गया तो मुझे तो सब बोलेंगे भाई तो रहने तो नहीं चाहिए हमें, आपको आपका क्या नाम है इमेज नहीं चाहिए, ओएस का आपका रेप्लिका। तो वर्चुअल मशीन इमेजेस का सबसे बड़ा इशू जो है ना, या स्नैपशॉट का सबसे बड़ा जो इशू है उनका ये है कि उनकी जो वो रिसोर्स इंटेंसिव इतने ज्यादा होते हैं ना, कि पहली बात है इंटरनेट पे अपलोड कर भी दिया अल्लाह अल्लाह करके तो बड़ी बात है, और अगर अपलोड कर भी दिया तो डाउनलोड कौन करेगा?
तो ये एक डाउन साइड अपने दिमाग में रखिएगा, ये आगे काम आएगा जब हम कंटेनर्स देख रहे होंगे, इमेज कंटेनर इमेजेस देख रहे होंगे, डॉकर देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ बस आ गए यार, कंटेनर्स आ गए। ठीक है, तो अब देखो सीन हसन ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई वर्चुअल मशीन जो होती हैं उनकी इमेजेस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और कंटेनर की कंपैरेटिवली अगर आप कंटेनर्स की इमेजेस देखो ना तो वो एमबीज में होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब मैंने सर्वरलेस मैंने बता दिया, कंटेनर्स के ऊपर अभी हम आते हैं। वर्चुअल मशीन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स बेसिकली बनते कैसे हैं? कंटेनर्स भी वैसे ही जैसे आपकी वर्चुअल मशीन बनती है। वर्चुअल मशीन के अंदर हम क्या करते थे कि हमारे पास एक फिजिकल हार्डवेयर होता था, हम उसके ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। अगर मैं टाइप ये जो एग्जांपल दी हुई है ना यहाँ पर, ये है बेसिकली टाइप 2 की एग्जांपल। आप वैसे टाइप 1 की एग्जांपल भी ले लो तो वर्चुअल मशीन्स वहाँ पर भी बन जाती हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के ऊपर क्या नाम है, होस्ट ओएस, फिर होस्ट ओएस के ऊपर आप हाइपरवाइज़र होता है जो अच्छा, अब ये जो हाइपरवाइज़र है ये रिसोर्सेज कहाँ से लेगा? ये लेगा होस्ट ओएस से। क्यों? क्योंकि ये टाइप 2 है। अगर ये टाइप 1 होता ना तो वो तो डायरेक्टली हाइपरवाइज़र होता हार्डवेयर के साथ, मतलब कोई बीच में कोई लेयर नहीं होती, जैसे यहाँ पे होस्ट ओएस है। तो वो क्या कर रहा होता, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से रिसोर्सेज एलोकेट करवा रहा होता इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ठीक है, अब कंटेनर्स कैसे बनते हैं? कंटेनर्स के यहाँ पर भी वैसे ही सीन होता है, लेकिन हम यहाँ पर हाइपरवाइज़र यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एक चीज़ होती है कंटेनर इंजन। हमारे पास एक कंटेनर इंजन होता है जो हाइपरवाइज़र वाला ही काम कर रहा होता है बेसिकली, कि वो इमेजेस वगैरह बना रहा होता है और स्नैपशॉट ले रहा होता है। ये सिमिलर, मतलब बिल्कुल आप समझ लो कि सेम टू सेम काम हो रहा होता है, लेकिन ये काम हो रहा होता है कंटेनर्स के लिए। और हाइपरवाइज़र काम किस लिए करता है? वो करता है वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो अब हम एक कंटेनर इंजन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो डॉकर जो है ना वो एक टूल है जो एक कंटेनर इंजन ही यूज़ कर रहा होता है, और उसके थ्रू हम लोग कंटेनर्स बना रहे होते हैं। अब कंटेनर्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो मसला है ना दुनिया के अंदर, वो है कि इंसान दूसरे इंसान को ब्लेम बहुत कर रहा होता है कि यार मैंने तो काम सही करा था, तुमने काम सही नहीं करा। मेरे पास तो एक फ़लानी चीज़ सही चल रही थी, तुम्हारे पास बहुत, मतलब तुम सही से चला नहीं पा रहे उसको। तो ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब आप अगर ये एक फ़िगर देखो, ये मैंने हर जगह पोस्ट भी करी थी इसलिए ताकि लोगों को पता चल जाए बस कि कंटेनर्स होते क्या हैं, क्यों यूज़ करता है। तो खैर, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? कि प्रॉब्लम ये है कि भाई सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा बड़ा एक मसला है। अब वो मसला इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है भाई मैं विंडोज़ के ऊपर डेवलपमेंट करता हूँ, हसान लिनक्स के ऊपर डेवलपमेंट करता हूँ। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं, हर बंदा अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ पे काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आपके मैंने कोई फ़ीचर मैं एन का कोई फ़लाना वर्जन यूज़ कर रहा था, NPM 10 यूज़ कर रहा था लेट्स सपोज, और हसान यूज़ कर रहा था NPM 14। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि अपना एक फ़ीचर मैं डेवलपमेंट कर रहा था हसान के साथ, हसान मेरी टीम में था, लेकिन मैंने अपना एक फ़ीचर बनाया, मैं डेवलपमेंट टीम में था और हसान जो था वो टेस्टिंग टीम में था। मैंने अपना फ़ीचर बना के हसान को दे दिया, और हसान को मैंने ये बोला कि यार हसान, मेरे पास ये फ़ीचर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तुम अपने पास इसको चला कर देख लो। अब हसान क्योंकि लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा था, तो लेटेस्ट वर्जन्स में हो सकता है ना कि पुरानी कोई चीज़ें ऐसी होती हों जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई हों, मतलब जिनका अब कोई यूज़ ही नहीं होता, तो उसके उसके बाद बहुत ज़्यादा एरर्स आने लग गए। हसान मुझे बोलने लग गया कि यार तुमने सही से बनाया नहीं, तुम्हारा जो भी फ़ीचर था वो मतलब जो तुमने डेवलप करा है वो मेरे पास चल रहा नहीं है, तो तुम उसको रीबिल्ड करके दो। अब हसान ने जब मुझे रीबिल्ड करने के लिए देखा तो मैंने इश्यूज़ वगैरह देखे, तो मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रहा है स्टिल। फिर मैं हसान को बोलने लग गया, नहीं यार तुम्हारा मसला है, तुम अगेन चेक करो, तुमने ठीक से चेक नहीं करा होगा। अब हसान चेक करने लग गया। इससे क्या होता है कि लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं हसान को बोल रहा हूँ, हसान मुझे बोल रहा है, मैं हसान को बोल रहा हूँ, हसान मुझे बोल रहा है। तो डेवलपमेंट टीम और टेस्ट टीम, इन दोनों के दरमियान जो एक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की जो लड़ाई होती है ना, वो इस वजह से भी होती है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल लूँ, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये होगी कि लेट्स सपोज लिनक्स के अंदर अगर आप लोग देखो ना तो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह या ओएस की लाइब्रेरीज़ वगैरह जैसे MPI, ओपन MP, ये सब
लिनक्स के लिए अलग होती हैं। अगर आप विंडोज़ के ऊपर C++ का एक प्रोग्राम लिख लो जिसके अंदर आपको मल्टी थ्रेडिंग वगैरह करनी है, सही है, MPI करना है आपको, ओपन MP करना है, तो विंडोज़ के लिए लाइब्रेरीज़ ही बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप विंडोज़ का कोड लिनक्स के ऊपर कंपाइल करोगे ना तो वो कभी भी नहीं चलेगा, और सिमिलरली अगर आप लिनक्स का कोड विंडोज़ के ऊपर कंपाइल करोगे ना तो वो भी कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दोनों की लाइब्रेरीज़ ही डिफरेंट हैं, दोनों का पूरा एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है। विंडोज़ के एनवायरनमेंट में आप विंडोज़ की लाइब्रेरीज़ को ही यूज़ कर सकते हो, लिनक्स की लाइब्रेरीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक MPI का प्रोग्राम है या ओपन MP का प्रोग्राम है लिनक्स के अंदर रिटर्न, और मैं उसको विंडोज़ के ऊपर चला रहा हूँ, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। अब लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप कि मैं अपना डायरेक्ट एक अब फ़र्ज़ करो कि मैंने लिनक्स के ऊपर डेवलपमेंट करी, मैं एक MPI का प्रोग्राम लिख रहा था जो कि विंडोज़ के ऊपर कभी चल ही नहीं सकता, और हसान यूज़ करता है विंडोज़, और मैंने हसान को दे दिया टेस्टिंग करने के लिए। क्या हसान के पास वो प्रोग्राम चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन हसान तो, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रहा होगा, मैं तो बोलूँगा कि यार बिल्कुल सही चल रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्जन्स, अगर आप डिफरेंट वर्जन्स यूज़ करोगे, पाइथन का कोई वर्जन 3.6 यूज़ कर रहा है, कोई 3.5 यूज़ कर रहा है, तो कुछ एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो रही होती है, ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप लोग अगर सॉल्यूशन अगर सोचो माइंड के अंदर, तो अब इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि यार मैं अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या मैं पूरा लैपटॉप जो है वो हवा में उड़ाकर जो है वो हसान को दे दूं, और मैं बोलूं कि यार इसी के ऊपर टेस्टिंग कर लो, ये कितना अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना लैपटॉप उठा के दे दूं डायरेक्ट हसान को अपने घर से पे बैठे बैठे? नहीं दे सकता ना मैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इमेजेस बनाते हैं। किसकी इमेजेस बनाएंगे इस बार? अब हम बनाएंगे कंटेनर्स की इमेजेस। जैसे हम लोग वर्चुअल मशीन्स की इमेजेस बनाते थे ना, वैसे ही अब हम बनाएंगे इमेजेस कंटेनर्स की। और मैं उन इमेज, अब जैसे मैंने लिनक्स की डेवलपमेंट करी थी, लिनक्स की मैंने MPI का प्रोग्राम लिखा, ओपन MP का कोई सा भी प्रोग्राम लिखा मैंने उबंटू के ऊपर, उबंटू की कंटेनर की मैंने एक इमेज बनाई, और वो इमेज मैंने दे दी हसान को। अब हसान के पास भी डॉकर था, मेरे पास भी डॉकर था, ठीक है? हसान ने एक कंटेनर रन करा उबंटू का जो बहुत लाइट वेट होता है, जो MBs में होता है, ठीक है? उसके बाद ये ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगी, मिनटों में डाउनलोड भी हो जाएगी क्योंकि साइज़ MBs में होगा, ठीक है? हसान ने अपने पास डाउनलोड करा उस इमेज को, उस इमेज से कंटेनर बनाया और उसके ऊपर सारी टेस्टिंग कर ली, और उसने मुझे बोला कि यार ताशिक बिल्कुल सही है। और बिल्कुल, अब क्योंकि मैंने पूरा इन्वायरमेंट दे दिया अपना उसको, इन्वायरमेंट का मतलब जो जो मेरे पास था, जो जो वर्जन्स में यूज़ कर रहा था, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा था, मैंने बेसिकली अपना पूरा कंप्यूटर उठाकर हसान को दे दिया एक इमेज की फॉर्म में। हसान ने क्या करा, उस इमेज को यूज़ करा, उससे कंटेनर्स बनाए, उसके ऊपर टेस्टिंग करी और मुझे एक फीडबैक दे दिया। तो इससे क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई? वर्जन्स मेरे और हसान के दोनों के सेम हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हम दोनों का सेम हो गया, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी मेरे पास भी जो थी, हसान के पास जो थी, सारी डिपेंडेंसीज एक कंटेनर में पैक्ड हो गई, और मेरे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो भी हसान के पास भी अब वही वाली डिपेंडेंसीज हैं सारी। तो ऐसा नहीं कि हसान के पास कुछ डिपेंडेंसीज की शॉर्टेज हो गई या मेरे पास कुछ शॉर्टेज हुई थी, क्योंकि हमने कंटेनर के अंदर आइसोलेट करके वो सारी चीज़ें जो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने हसान को दे दी थी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज के ना, अब अगर मैं थोड़े से ना कंपैरेटिव एनालिसिस करवाऊँ ना आप लोगों को, अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी हमारी वर्चुअल मशीन इमेजेस के बारे में और अभी हमने कंटेनर इमेजेस की बात कर ली। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये एफिशिएंट क्यों है। ये एफिशिएंट इसलिए, मिसाल के तौर पर ताशिक को बोलता हूँ, ताशिक आपका भाई, आपने जो भी फीचर बनाया था या आपने जो भी पुल रिक्वेस्ट मुझे भेजी या आपने जो भी अभी नया कमिट करा है वो मेरे पास नहीं चल रहा, तो मैं ताशिक बोलूँ यार एक काम करो, मैं तुम्हें वही वाली बात है, हवा में लैपटॉप जा नहीं सकता। ताशिक ने एक स्नैपशॉट बनाया 40 GB का, अपलोड कर दिया और ना बोला कर लो डाउनलोड। अब मैं उसमें डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे टीम्स भी मिल रहा है, मुझे उसमें टीम व्यूअर भी मिल रहा है, मुझे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि उसने तो अपने पूरे के पूरे OS की मुझे स्नैपशॉट बना के दिया है। तो मैं बोलूंगा अबे भाई मैं इसका सबका यहाँ करूँ, मुझे तो एप्लीकेशन चलानी है। तो एक और बात समझें कि कंटेनर्स की इमेजेस जो बनती हैं दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स और द प्रोग्राम दैट यू आर वर्किंग ऑन, सही है, दैट इज लिमिटेड टू दैट। तो आप जब अब जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, अगर मैं अपने सेट को छोटा कर दूं, मैं अपनी डिपेंडेंसीज को कम कर दूं,
मैं उसमें टीम व्यूअर, टीम्स, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स को इंक्लूड ना करूं और मैं सिर्फ उन चीजों को इंक्लूड करूं जो मेरा प्रोजेक्ट चलाने के लिए रेलेवेंट है, तो मेरी इमेज 40 जीबी की नहीं रहेगी, हो सकता है मुश्किल से 1 जीबी की रहे। तो आपके पास कंटेनर इमेजेस और ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन इमेजेस में से कंपैरिजन जो है ना, वो आपको इस ऐसे भी समझ आएगा कि कंटेनर इमेजेस फॉर प्रोजेक्ट यूज, व्हाई आर दे एफिशिएंट, बिकॉज दे ओनली कंटेन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, whereas virtual machine images are a replica of that particular क्या नाम है मशीन, या क्या नाम है दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो आपको जब आपको सिस्टम की रेप्लिकेशन करनी होती है तब आप वर्चुअल मशीन इमेजेस बनाते हो, जबकि आपको डिपेंडेंसीज या प्रोजेक्ट लेवल रेप्लिकेशन करवानी होती है ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑफ द डिपेंडेंसीज, तब आप कंटेनर इमेजेस यूज करते हो। तो इस चीज को समझना जरूरी है, हर जगह कंटेनर भी नहीं घुसा देना। पता चला कोई बोल रहा है कि भाई मुझे वर्चुअल, उसके यूज के वर्चुअल मशीन इमेजेस का, और आप बैठ के कंटेनर्स बना रहे हो, बोले तुम पागल वागल तो नहीं हो, क्या कर रहे हो, ये वर्चुअल मशीन इमेजेस कहाँ से आ गई इसमें। तो आपको यूज केसेस को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू बताऊं कि कंप्यूटर साइंस इन जनरल में हमारे यहाँ बताइए मसला ये कि लोग एक टूल पढ़ते हैं ना, वो दूसरे को बोलते हैं ये बकवास है, कचरा है, इसका कोई काम ही नहीं है। भाई हर टूल की रेलेवेंसी होती है, the relevancy should be understood, the use cases should be understood, you need to understand what is used where। कंटेनर इमेजेस की यूज केस कहीं और होगा, वर्चुअल मशीन इमेजेस का यूज केस कहीं और होगा, हाइपरवाइजर कहीं और यूज होता होगा, कंटेनर इंजन कहीं और यूज होता होगा। ये सब अपनी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं ना, तो आप गलत चीजों गलत जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि आर्किटेक्चरल फॉल्ट्स और क्या नाम है जो कहते हैं ना आपका क्या नाम है इररेलेवेंट या फिर बकवास आर्किटेक्चर जो होता है, हम पाकिस्तानी जबान में अगर बात करो तो वो बकवास आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, हमें अच्छा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक कि इमेजेस क्या होती हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्यों बनाते हैं, वो किस वजह से बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंडेंसी जितनी भी होती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देना चाह रहा था कि लेट्स सपोज अगर मैं एक C++ की एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना, तो अब C++ की एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक उसका कंपाइलर चाहिए होगा बस, और क्या उसको क्रोम की ज़रूरत है, क्या उसको टीम व्यूअर की ज़रूरत है, क्या उसको टीम्स की ज़रूरत है, क्या इसको C++ की जो मेरी एप्लीकेशन है जो हस्सान को टेस्ट करनी है या मुझे बनाकर हस्सान को देनी है टेस्ट करने के लिए, क्या उस एप्लीकेशन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो मेरे पास करेंटली इंस्टॉल्ड है, ये सारे फायरफॉक्स या जो जो चीज़ें मेरे पास हैं यहाँ पर नीचे, नहीं है ज़रूरत। तो कंटेनर को मुझे लाइट वेट बनाना है अपने, और मैं लाइट वेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हस्सान के पास सिर्फ वो चीज़ है जो हस्सान या जो मेरे काम की चीज़ है, जो हस्सान के काम की चीज़ है, हम सिर्फ वही चीज़ कंटेनर के अंदर इंस्टॉल करें और उसी को मैं क्या करूँ, उसी की इमेज बनाऊँ और उसी इमेज को मैं हस्सान को दूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर की इमेजेस भी कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी इमेजेस बना देता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक नुकसान है कंटेनर्स की इमेजेस का, कि अगर आप कंटेनर की इमेजेस बना रहे हो लेकिन वो इमेज साइज़ उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फ़ायदा नहीं है उस कंटेनर इमेज का कोई। ठीक है। अच्छा, कंटेनर्स होते क्या हैं, प्रोसेसेस होते हैं सिंपल, और कुछ नहीं होता। अब कंटेनर्स बेसिकली आपको एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब आइसोलेशन कैसे मिलती है, अब जैसे अगर जावा या C++ या C# के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होती है, नेम स्पेस एक कंटेनर होता है। नेम स्पेस एक फ़ोल्डर की तरह होता है, जैसे विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं। क्या फ़ोल्डर का कोई साइज़ होता है, नहीं होता। फ़ोल्डर एक सिर्फ कंटेनर होता है। एक्चुअल साइज़ किन चीज़ों का होता है, फाइल्स का होता है। सिमिलरली कंटेनर्स जो होता है ना, वो एक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, नेम स्पेस बिहाइंड द सीन। अब नेम स्पेस क्या होती है, लिनक्स के अंदर नेम स्पेसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो कंटेनर जो होता है वो नेम स्पेसेस को यूज़ कर रहा होता है। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आगे, एक डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर बाकायदा पूरा लिखा हुआ है नेम स्पेसेस के बारे में कि कैसे डॉकर ये सब काम कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा, एक दो चीज़ होती हैं, जैसे अगर मैं इनसाइड द कंटेनर हूँ मैं, अच्छा प्रोसेस की नेम स्पेसेस होती हैं, नेटवर्क की नेम स्पेसेस होती हैं, ये आगे डिस्कस करूँगा इसका। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई काम है। अगर आप होस्ट के हिसाब से देखोगे किसी प्रोसेस को, तो वो इस तरीके से दिख रहा होगा, उसकी PID कुछ और आ रही होगी।
तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल ज़्यादा बेहतर आगे समझ आ जाएगी। खैर, ये वही चीज़ है कि आपने हर चीज़ को इंक्लूड एवरी डिपेंडेंसी, जो आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी थी, आपने क्या करा कि एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज़ को इंजेक्ट करा, और इंजेक्ट करने के बाद आपने अपनी टेस्टिंग टीम को भेज दी। अब टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसी कंटेनर की इमेज को लेगी, उससे एक कंटेनर बनाएगी, आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी और उसको डिप्लॉय कर देगी। तो ये सारा काम हो रहा होता है। तो कंटेनर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कोई भंड ना आए या कोई मसला वसला ना आए। तो ये यूज़ केसेस होता है। ठीक है, बाकी इमेजेस कैसे बिल्ड होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टार बॉल यूज़ होता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इमेजेस बनाने के, 3-4 मेथड्स हैं, और इमेज को रन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें तो ये आगे अब देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है एलेक्सी जो है ना, वो लिनक्स के अंदर एक मैकेनिज्म है। लिनक्स के अंदर आप कंटेनर्स बना सकते हो। ठीक है, अब डॉकर जो टूल है ना, वो बना ही इस आइडिया को देख कर है। लिनक्स कंटेनर्स जो होते थे ना, एलेक्सी का मतलब है लिनक्स कंटेनर्स। लिनक्स कंटेनर्स भी बेसिकली क्या कर रहे होते थे कि एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट हमें दे रहे होते थे अपने। इसको आप समझ लो कि जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम के अंदर व्यू दिया हुआ है ना। तो लिनक्स कंटेनर्स क्या करते थे कि हमारे पास एक होस्ट ओएस होता था, जैसे उबंटू। मेरे पास डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर उबंटू ही हुई है। ठीक है, अब उस उबंटू के ऊपर जो है ना, मैं क्या कर सकता था कि जैसे हम लोग VMware के थ्रू काम कर रहे होते थे ना, सेम वैसे ही काम एलेक्सी करता था। कि वो क्या कर रहा था कि नेम स्पेसिस के थ्रू हमें एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट दे रहा होता था, डिफरेंट कंटेनर्स बना रहा होता था। कंटेनर्स मतलब वही नेम स्पेसिस के थ्रू। तो डॉकर, अब एलेक्सी के अंदर असल में मसला ये होता था कि बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स था ये। मतलब आपका मैनेज करना हर चीज़ को, कंटेनर्स को मैनेज करना, और थोड़ा सा हैवी वेट भी इमेजेस होती थी इसकी, थोड़े बहुत हैवी कंटेनर्स होते थे इसमें। तो इसका एक कंपैरिजन है, वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, कंटेनर्स क्या करते हैं, कंटेनर्स के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। कंटेनर्स के अंदर सिर्फ अपना एक फाइल सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप कह लो कि कर्नल जो होता है ना, मेन चीज़ कर्नल वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ कर रहा होता है। कंटेनर्स जितने भी आपके कंटेनर्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पास कर्नल भी अपना होता है। कर्नल अपना नहीं होता किसी भी कंटेनर के पास। उसके पास सिर्फ अपना खुद का एक फाइल सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता उसके पास। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ? बोलूंगा ये तो कंटेनर वीएम की बात हो गई। अच्छा, हमने पीछे देखा था ना कि कंटेनर्स इक्वल्स टू प्रोसेस वाली बात है। एक और ये चीज बड़ी जबरदस्त है ना कंटेनर्स में, जो कि आपको क्या नाम है किसी और चीज में नहीं मिलेगी, जो कि डॉकर ने आने के बाद जो चीज रेवोल्यूशन लाया है ना, वो ये है कि आपके पास कोई भी प्रोसेस अगर आपके पास अपने उसमें है ना, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी चैट में लिखा है प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो आपके पास कोई भी प्रोसेस होता है ना, वो मल्टीपल फॉर्म्स में आपके पास नहीं हो सकता कभी भी। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर आपने MySQL का कोई इंस्टेंस इंस्टॉल करा हुआ है ना, तो वो अगर आपने एक MySQL एक ही दफा इंस्टॉल होगा अगर आपने इंस्टॉल करा हुआ है, सही है। तो प्रोसेस की स्टेट एक ही फॉर्म में होगी। मिसाल के तौर पर पाइथन 3 इंस्टॉल होगा तो पाइथन 3 एक ही फॉर्म में इंस्टॉल होगा, पाइथन 3 के अलावा इंस्टॉल नहीं होगा। या फिर npm अगर आपने वर्जन 3.0 इंस्टॉल किया हुआ है अपने ओएस के ऊपर, तो वर्जन 3.0 ही होगा, या 2 होगा या 3 होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो ये वाली प्रॉब्लम आपका कंटेनर सॉल्व करता है कि आपने MySQL के 4 इंस्टेंस भी बनाने हैं ना, तो आप 4 रन करवा सकते हो, 6 करवानी 6 भी करवा सकते हो। पाइथन 3 की 6 रेप्लिका बनाने बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। जबकि आपके पास कन्वेंशनल ख्वाब हुआ वीएम पे ही काम कर रहे हो, फिर आपको बताऊं क्या करना पड़ेगा। आप एक VMware खोलो, वीएम स्पिन करो, और लेकिन उसके ऊपर भी जो बेस ओएस होगा ना, विदाउट कंटेनर्स इट विल नॉट बी पॉसिबल टू यूज टू SQL। आपको 2 VM बनानी पड़ेंगी, ईच हैविंग देयर इंडिपेंडेंट SQL, सही है। तो जब मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मेरा अभी डेटाबेस का कोर्स था इन क्या नाम है, कौन से सेमेस्टर का, फिफ्थ में मैंने क्या करता था कि मेरा प्राइमरी यूजेज लिनक्स का है, मैं विंडोज बहुत कम यूज करता हूँ। तो मुझे क्या होता था कि कभी अगर मुझे SQL का काम करना होता था, मैं MySQL की एक क्या नाम है इमेज रन करता, क्या नाम है स्पिन करता था, उसके कमांड लाइन में जाता था, असाइनमेंट करता था और उस इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता था। और मुझे MySQL क्या नाम है अपने ओएस पे इंस्टॉल भी नहीं करनी पड़ती थी, मेरा काम भी हो जाता था।
मैंने जब जब असाइनमेंट करना था तो मैं सिर्फ एक इमेज का कंटेनर स्पिन करता था, उस काम करता था, फारिग हो जाता था। तो कंटेनर्स क्या नाम है, हेल्प यू टू इनहेंस योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एज वेल। ये बहुत हाई लेवल तक इस चीज को पहुंचा देता है कि आपके पास ऐसा लग रहा होता है कि जिंदगी आसान हो गई है। ये आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस पे तो बात हम अभी आगे करेंगे कि डिप्लॉयमेंट को कैसे वो बेहतर करता है, बट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में इतना अच्छा है कि भाई मैंने 2 बनाने हैं, माईसीक्वल के इंस्टेंस बना सकता हूँ, 2 पोस्टर्स के करवाए कर सकता हूँ। मैं ऑरेकल के करना चाहूँ, ऑरेकल खैर ओपन सोर्स तो नहीं है, लेकिन एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कंटेनर्स एक की। चीज, हाँ, कंटेनर्स, डॉकर को आप ऐसा टूल समझ लो जो आपके सारे डिज़ायर्स पूरे करता है, ठीक है। आपने कहा कि यार मुझे माई सीक्वल चाहिए लेकिन मुझे इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, उसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है या मुझे पसंद नहीं है उसकी इंस्टॉलेशन। आपने बोला मुझे इंजन एक्स चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको इंजन एक्स सेटअप नहीं करना आता, आपको इंस्टॉल करना नहीं आता, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार आपको पहले से इंस्टॉल्ड हुआ हुआ इंजन एक्स मिल जाए या आपको माई सीक्वल मिल जाए। आपने सिंपल क्या करना है, उसकी एक इमेज उठानी है, उस इमेज का एक कंटेनर रन करना है, बस आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ हुआ हर चीज़ आ जाएगी, आप जो भी उससे मांगोगे डॉकर से, ठीक है। जैसे अस्तान ने बोला भाई मुझे, मैं क्या करता था कि भाई मुझे माई सीक्वल का काम होता था, माई सीक्वल की एक इमेज ली मैंने, कंटेनर बनाया, अपना काम करा, उस इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा काम भी हो गया, ख़त्म बात। क्या मैंने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन करी? कोई नहीं करी। आपका कोई मतलब जितना भी डेवलपमेंट का ये सारा काम था, इंस्टॉलेशन करना, इन्वायरमेंट सेट करना, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह, ये सब आपने काम करा नहीं करा आपने? तो हर चीज़ ऑलरेडी सेट हो जाती है कंटेनर्स के अंदर। आप इमेजेस पुल कर लो डायरेक्ट, उन इमेजेस के कंटेनर बना लो और अपना काम कर लो डायरेक्ट, आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि कंटेनर्स और वीएम के अंदर एक फ़र्क ये है कि जो भी हम वीएम वेयर या वर्चुअल बॉक्स वगैरह से जो वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं ना, उनके अंदर क्या हो रहा होता है कि अपना खुद का एक कर्नल भी होता है। जैसे अगर मैंने विंडोज़, मेरा होस्ट ओएस था, उसके ऊपर अगर उबंटू मैंने डाली हुई है तो उबंटू का अपना कर्नल होगा पूरा, उसका अपना पूरा फाइल सिस्टम भी होगा, कर्नल प्लस फाइल सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ होस्ट मशीन की, तो उसके पर भी क्या होगा, अपना पूरा कर्नल होगा, उसका भी एक पूरा फाइल सिस्टम होगा। लेकिन कंटेनर के केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ होस्ट के ऊपर क्या होता है कि कर्नल होता है और रूट अपना फाइल सिस्टम होता है। लेकिन जो कंटेनर्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास कर्नल नहीं होता। कर्नल एक बेसिकली, आप यहाँ कर्नल मैं कैसे बताऊँ बच्चों को यार। जो ना, तो कर्नल अगर आपके, अगर अगर आपकी आपके बेसिकली मशीन पे सब कुछ हो और कर्नल ना हो, तो आपकी मशीन नहीं चल सकती। तो कर्नल वो सबसे मिनिमल और सबसे छोटा प्रोसेस होता है जो कि आपकी बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन और आपकी बूटअप प्रोसेस में क्या नाम है, यानी आपका जो बेसिकली एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है आपके पास, वो जब रन होता है तो आपकी बेसिकली बूटिंग स्टार्ट होती है। तो आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन करने वाला प्रोसेस खुद एक कर्नल होता है। तो कर्नल वो लो लेवल प्रोसेस है जिसका होना लाजमी है। वीएम्स में और सारी कर्नल और आइसोलेटेड सा, होती है। हाँ, और सारी आपकी जितनी भी सिस्टम कॉल होती है ना, वो कर्नल के थ्रू ही आपकी पूरी हो रही होती हैं। कि आपने अगर राइट की सिस्टम कॉल की हुई है या रीड की सिस्टम कॉल की हुई है, तो खैर अगर किसी ने ओएस नहीं पढ़ा हुआ तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये था कि कर्नल खुद का नहीं होता कंटेनर्स में, जिसकी वजह से जो है आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो और ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। अगर आप वीएम के अंदर देखो तो वर्चुअलाइजेशन जब हम वीएम की करते हैं, तो वहाँ पर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी आप बना रहे हो वर्चुअल मशीन, उसका अपना एक कर्नल होता है जो वीएम के साइज़ को और थोड़ा बड़ा भी कर देता है। तो एक ये भी डिफरेंस है, और ठीक है। एक अच्छा, और अगर कोई बंदा यहाँ पे ऐसा है ना जिसने ओएस नहीं पढ़ा हुआ और मिसाल के तौर पे वो फ्रेशमैन है या कोई और है, मैं उसको सिंपली बस ये बात बोलूंगा, जैसे एंड्री एनजी बहुत कॉमनली कहता है, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट, टूल पे फोकस करो, काम क्या आसान कर रहा है। तुम अपने यूज केस खुद ढूंढ लोगे ना, आपको खुद ही अपने यूज, भाई देखो डेवलपर की सबसे जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, वो अपने यूज केसेस खुद ढूंढता है। तो आपको इसमें अपना कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है ना, बस आप उस पर फोकस करो, छोड़ो हाइपरवाइजर और कर्नल और ये वो। जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में आपको समझ आएगा कि ये चीज क्या चीज सॉल्व कर रही है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नो इश्यूज एट ऑल, फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टोल्ड, क्या नाम है, अगर वो आपकी प्रायर नॉलेज के बगैर भी है ना, तो बस आप सुन लो, सुनने की हद तक सुन लो, चलो भले से। अच्छा, तो ये हैवी से लाइट वेट कंपैरिजन है पूरा, कि पहले हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होती थी, वर्चुअल मशीन्स को देखकर हमने
क्योंकि आइसोलेशन तो वर्चुअल मशीन में भी होती है। अगर आप देखो ना कि जितनी भी आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हो वी एम वेयर वगैरह से या कुछ भी यूज़ करके, कोई भी हाइपरवाइज़र यूज़ करके, तो आइसोलेशन तो वहाँ पर भी हो रही है। आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आप कोई वीएम के अंदर कोई काम करते हो या उसके अंदर कोई फेलियर वेलियर आ जाता है, तो क्या वो गेस्ट ओएस के ऊपर कोई इम्पैक्ट करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दोनों आइसोलेटेड है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को अगर आप देखो तो वर्चुअल मशीन्स के अंदर ये सारी आइसोलेशन जो है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा हैवी इन साइज़ पड़ जाती है। लेकिन फिर हमने क्या करा कि हमने एक आइडिया आया हमारे पास, हमने क्या करा, हमने लिनक्स के कंटेनर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। हम क्या करते थे कि भाई हमारे पास बेयर मेटल होता था, हमारे पास उसके ऊपर एक लिनक्स का एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और हम जैसे ही वी एम वेयर काम कर रहा होता था वैसे ही ये काम कर रहा होता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो गेस्ट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे ये बगैर हाइपरवाइज़र के बनते थे। ठीक है, तो और ये जो गेस्ट ओएस बनते हैं आपके, ये इस वर्चुअल मशीन से थोड़े लाइट वेट होते थे, तो ये ज़्यादा आपको आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते थे और ये वर्चुअल मशीन से थोड़े लाइटर होता था। फिर हमने क्या करा कि हम और ज़्यादा आगे चले गए। हमने क्या कर दिया, एक डॉकर जैसा एक टूल मार्केट में आ गया जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। लिनक्स कंटेनर्स को बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और हैंडल करना बहुत ज़्यादा आप कह लो कि डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो हमने क्या कर दिया कि ईज़ ऑफ यूज़ भी कर दिया और हमने कंटेनर्स बना लिए। आप कह लो कि एप्लीकेशंस के कंटेनर्स हम बनाने लग गए। जिस लेट्स सपोज जैसे एक मैं कहना कहना चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर नोड जेएस है, एक कंटेनर है माई सीक्वल का, एक कंटेनर है इंजन एक्स का। ठीक है, तो हमने क्या करा कि एप्लीकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स बना लिए। अब मुझे जो भी एप्लीकेशन चाहिए हो या जो भी चीज़ चाहिए हो, हम उसकी इमेजेस लेते हैं, उनके कंटेनर्स बना लेते हैं, उनको आपस में मैप भी कर देते हैं, तो एक नेटवर्क भी बन जाता है हमारा बेसिकली। ठीक है, तो और अब ये जो एप्लीकेशंस के हमने कंटेनर बनाए ना, तो ये लाइट वेट होता है, ये और ज़्यादा लाइट वेट होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर इंजन एक्स है, इंजन एक्स को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? सिर्फ इंजन एक्स रिक्वायर्ड होगा और कुछ क्या उसको फायरफॉक्स या उसको क्रोम या कोई फलानी एक्स वाई जी कोई कोई भी एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं, क्या उसको ज़रूरत है? नहीं है। तो हम उसके अंदर वो चीज़ें नहीं डालते। और कंटेनर के अंदर अपना कर्नल नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ वो बाइनरीज या कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कह लो कि थोड़ी बहुत जो बेसिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, सिर्फ उसके अंदर वो बाइनरीज और लाइब्रेरीज होती हैं और कुछ भी नहीं होता उसमें। और उनके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। तो ये कंपैरिजन है वीएम, फिर एलएक्सी, फिर आप कह लो डॉकर। अब एलएक्सी हम कैसे कर रहे होते हैं, वो हमारे पास एक एलएक्सडी नाम की रेस्ट एपीआई होती है जिसके थ्रू हम एलएक्सी बना रहे होते हैं बेसिकली लिनक्स कंटेनर्स को। तो ये एल होता क्या है, कैसे काम करता है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक है डॉकर। तो हम अच्छा, अगर इसके बारे में किसी को पढ़ना हो ना, तो मैंने रेफरेंसेस के लिंक दिए हुए हैं। वो एक बंदा है, उसने बहुत अच्छे से एल बनाना सिखाया हुआ है, तो वो बंदा देख सकता है कोई अगर जिसको पढ़ना हो। अच्छा, तो ये मैंने चीज़ें स्टार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी कि अगर हार्डवेयर 16 GB का था, होस्ट ओएस को आपने 8 GB दिए, तो गेस्ट ओएस भी 8 GB से ज़्यादा ले नहीं सकते। लेकिन एलएक्सी के अंदर ये होता था कि क्योंकि यहाँ पर कोई हाइपरवाइज़र नहीं होता था या कोई आप कह लो कि सिर्फ डायरेक्ट जो होस्ट ओएस होता था ना, वो क्या नाम है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता था। और उस ओएस के अंदर हम नेस्ट करते थे लेवल्स और कंटेनर्स बना रहे होते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि हर चीज़ शेयर्ड हुई भी होती थी, मतलब जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होती थी ना, वो सारी शेयर्ड होती थी। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब आप अगर 8 GB अगर आपने किसी चीज़ को एलोकेट करी हुई है ना, तो मतलब लेट सपोज अगर मैंने एक गेस्ट ओएस बनाया, उसको चाहिए थी 4, लेकिन हो सकता है दूसरे ओएस को मुझे चाहिए हो 8 GB, तो वो मेरे होस्ट ओएस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक फ़ायदा था एलेक्सी का। बाकी ये फ़ायदे नुकसान हैं, ये आई डोंट थिंक ये डिस्कस करने चाहिए। लाइट वेट देन वी एम्स, ये मैंने हर चीज़ लिखी हुई कि एल एक्स डी एक ए पी आई यूज़ करता है एलेक्सी बनाने के लिए। ईच गेस्ट ओ एस कैन यूज़ एंटायर हार्डवेयर रिसोर्सेज टुगेदर, ये सब चीज़ें लिमिट कर सकते हो आप कि एक कंटेनर इतनी सी पी यू ले या इतना रैम ले, ये सब चीज़ें। बाकी फ़ास्ट होता है वी एम से ज़्यादा। एप्लीकेशन कंटेनर्स क्या होते हैं,
नो नीड टू वरी अबाउट, ये सब चीज़ें आप लोग बस देख लेना, ये मैंने ऐसे ही बस लिखी हुई है ताकि अगर किसी बंदे को मटेरियल चाहिए तो स्लाइड व्लाइड से देख ले। ये डिफरेंस होता है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं चीज़ें सारी। अच्छा, एलेक्सी में जैसे मैंने अभी बताया कि डॉकर इंजन भी नहीं होता, ना ही कोई हार्ड क्या नाम है हाइपरवाइज़र वगैरह होता है, सिर्फ एक होस्ट ओएस होता है और डायरेक्ट आपके लिनक्स कंटेनर्स बन रहे होते हैं। अब आ जाते हैं डॉकर के ऊपर। अच्छा हाँ, जैसे हमने ये वाली क्या नाम है जो पिछली डायग्राम थी ना, उसमें क्या नाम है जैसे मैंने आपको जेवीएम की एग्जांपल में बोला था कि इंटरमीडिएरी चाहिए होता है, तो एलेक्सी में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, लेकिन आपको डॉकर में नजर आ गया कि बेसिक इंटरमीडिएरी दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नेसेसरी फॉर एनी डॉकर एप्लीकेशन टू रन इज द डॉकर इंजन इटसेल्फ। तो आपके पास भले कोई डिपेंडेंसी नहीं हो डॉकर कंटेनर के, डॉकर इमेजेस के अंदर जो भी डिपेंडेंसी है वो आपके पास नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन द बेस इंटरमीडिएरी दैट इज रिक्वायर्ड जो कि कम्युनिकेट होस्ट ओएस जिससे कम्युनिकेट करेगा या जो कि आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करवाएगा, दैट इज द डॉकर इंजन। तो ये एक बात है, ये चीज देख लें इन दोनों के कंपैरिजन में। जेवीएम में वो बेसिकली आपका वो होता है क्या नाम है जावा वर्चुअल मशीन इटसेल्फ होता है, और यहाँ पे वो आपके पास ये होता है आपका अल्लाह भला करे डॉक्टर इंजन होता है। ठीक है, ताकि हैंड्स ऑन पे आ जाते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, मैं वही यार कमांड कमांड्स करवा रहा हूँ। खैर इसहाक, कोई क्वेश्चन है? समझ आ गया? कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, अब डॉकर से हम कंटेनर्स बनाते हैं, डॉकर क्या होता है, कंटेनर्स क्यों बनते हैं, ये सब चीज़ें समझ आ गई। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, हाइपरवाइजर क्या होता है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि डॉकर भी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा होता है, नेम स्पेसेस। तो लिनक्स के नेम स्पेसेस होते हैं, तो हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। डॉकर भी बिहाइंड द सीन यही चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। तो ये अच्छा, डॉकर के अंदर जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो डॉकर डेमन के पास हमारी सारी कमांड्स वमांड्स जा रही होती हैं। फिर डॉकर डेमन एक प्रोसेस होता है कंटेनर डी के नाम से, वो उसको देता है। फिर कंटेनर डी रन सी को कॉल करता है, रन सी जो होता है वो अनशेयर सिस्टम कॉल्स को कॉल करवाता है। फिर उसके थ्रू हमारी सारी जितने भी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं उनका हमें रिजल्ट मिल रहा होता है इस फ्लो के साथ। ठीक है, कि डॉकर से हम डॉकर डीमन के पास जाते हैं, डॉकर डीमन से हम कंटेनर डी के पास जाते हैं, कंटेनर डी से हम रन सी के पास जाते हैं, फिर अनशेयर सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारी, उनके थ्रू हमें ये सारा काम हम अचीव कर पा रहे होते हैं।